अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री और अपनी इस वीडियो में हम आगाज़ करेंगे एक नए चैप्टर का जिसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी। यह हमारी कोर्स आउटलाइन का लास्ट चैप्टर है, यानी हमारे कोर्स का लास्ट चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स के बिहेवियर्स और इनके आपस में रिएक्टिविटीज़ कि किस तरह इनके पैरामीटर्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती हैं पीरियोडिक टेबल में और ये किस तरह दूसरे केमिकल से रिएक्ट करते हैं। आइए सबसे पहले टर्म समझते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी इसके नाम से ही वाज़ेह है कि कोई केमिकल किसी दूसरे केमिकल से किस तरह इंटरैक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है, यानी केमिकल रिएक्शन करता है। तो उस बिहाफ पे तमाम केमिकल्स की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि रिएक्टिव हैं, जो कि रिएक्शंस करना पसंद करते हैं, उन सब की रिएक्टिविटीज़ और उनका रिएक्टिव नेचर एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि वो एलिमेंट्स भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लेकिन अपने इस चैप्टर में हम बेसिकली मेजरली बात करेंगे मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो आइए बगैर किसी देर के आगाज करते हैं नए चैप्टर का। जैसा कि आप सबको नजर आ रहा है, एक टेक्निकल डेफिनेशन हम सबके सामने लिखी है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन विद एनी मटेरियल, वो कोई कंपाउंड भी हो सकता है डेफिनेटली, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्टिविटी। हमें ये बात भी पता है कि हम यहाँ मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करने वाले हैं, तो अगली लाइन भी कुछ ऐसी ही है। Reactivity of metals depends upon its tendency to lose electrons, and that of non-metals depends upon its tendency to accept electrons. यहाँ ये बात एक और बार हम रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि हम कोर्स को वाइंड अप कर रहे हैं अपने इस चैप्टर में, तो लिहाजा इस बात को रिकॉल करना बेहतर है जो कि हमने पढ़ा कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और उसकी वजह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो जब भी हम कहते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटाइंस, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं एंड दे फॉर्म एनाइंस। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। मैटर विच अंडरगोस केमिकल रिएक्टिविटी मे बी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये बातें हमने समझ ली हैं कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं और उनके डेरिवेटिव्स बड़े पैमाने पे, कोई कोवेलेंट कंपाउंड हो सकता है, कोई आयनिक कंपाउंड हो सकता है, किसी मिक्सचर का कोई कंपोनेंट हो सकता है जो उस मिक्सचर में तो रिएक्शन नहीं कर रहा हो पर किसी और केमिकल स्पीशीज से वो आराम से रिएक्शन कर सकता हो। तो डेफिनेटली ऐसे तमाम मटेरियल्स जो हमारे पास मौजूद हैं वो केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं। और हम मेजरली बात करने वाले हैं 3 पैरामीटर्स पे, यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स और यहाँ पर मेटलॉइड्स भी। एन एलिमेंट इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ like atoms. Elements are further divided into metals, non-metals and metalloids. ये प्रॉपर्टीज भी हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बार बार डिस्कस की हैं। एक दफ़ा इनका भी ओवरव्यू ले लेते हैं और ज़रा तेज़ी से इसे कवर अप करते हैं बात को। सबसे पहले मेटल्स के पॉइंट्स हम यानी प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इन रिएक्शंस एंड फॉर्म कैटाइंस, पढ़ चुके हैं हम ये बात, इसे अंडरलाइन भी कर लेते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पता है हम सबको ये बात। दे आर डक्टाइल, इनके वायर्स बनाए जा सकते हैं। दे आर लस्ट्रस, इनकी शाइनी सरफेसेस होती हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग मेलेबल, इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। दे आर सोनरस, इन पे अगर हिटिंग की जाए, इन पे कोई हैमरिंग की जाए तो ये म्यूजिकल नोट्स जनरेट करते हैं। देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी ये बेस बनाना पसंद करते हैं, एसिड्स नहीं होते। जैसे लिथियम ऑक्साइड आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, Li2O, लिथियम ऑक्साइड। सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2, पोटेशियम ऑक्साइड ये एक हमारे पास जनरली, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मेटल्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इनके ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स क्या हैं। टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन रिएक्शन विद मेटल्स, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेटली नॉन डक्टाइल, यानी इनकी वायर्स नहीं बनाए जा सकते। ऑफन हैव डल अपीयरेंस, और इनके शाइनी सरफेसेस नहीं होते। देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, NO2 को वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो जो हमारे पास नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, और जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर। आइए अब बात कर लेते हैं मेटलॉइड्स की भी। तो स्टूडेंट्स, मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती हैं, दरमियानी होती हैं,
यानी ना ही मुकम्मल मेटल्स जैसी होती हैं, ना ही मुकम्मल नॉन मेटल्स जैसी होती हैं, बल्कि दरमियान की होती हैं। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में मेटलॉइड्स के बारे में भी पढ़ा था, बट फंडामेंटली हमने सिर्फ 6 मेटलॉइड्स के बारे में सुना था। आइए ज़रा एडवांस लेवल पे इस चैप्टर के अंदर 2 और मेटलॉइड्स भी देख लेते हैं। ग्रुप 3 से बोरॉन है हमारे पास, ग्रुप 4 से सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, ग्रुप 5 से आर्सेनिक और एंटीमनी है, ग्रुप 6 से टेलुरियम और पोलोनियम है। हमने पोलोनियम पहले नहीं पढ़ा था क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में इसकी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ लिखा हुआ है तो हम डिस्कस कर रहे हैं। और ग्रुप 7 से एस्टेटीन है। इनके ऑक्साइड्स एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। जब भी जनरली हमने एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब कि जो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। तो आपके सामने एग्जांपल्स हैं बोरॉन का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड और आर्सेनिक ऑक्साइड। आइए अब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अहम बातें भी देख लेते हैं कि जो बातें एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, और ये बातें आपने जहन में भी रखनी है और ये जनरल नॉलेज में भी आ जाती हैं केमिस्ट्री से हट के। जैसे कि हमारे सामने कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स फाउंड इन एयर आर, सबसे पहले नाइट्रोजन का नाम गिवन है, फिर ऑक्सीजन है और फिर आर्गॉन है। एयर के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स हैं, नंबर 1 इज नाइट्रोजन, सेकंड 1 इज ऑक्सीजन एंड थर्ड इज आर्गॉन। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, जमीन में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट सबसे पहले ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है और फिर एल्युमिनियम है थर्ड नंबर पे। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, बगैर किसी झिझक के आपने जवाब देना है, फिर हीलियम है और फिर ऑक्सीजन है। अब तक सबसे कॉमन एलिमेंट जो है ना, ये भी एमसीक्यू बन सकता है, मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो हमारे एयर में भी पाया जा रहा है, अर्थ क्रस्ट में भी पाया जा रहा है और यूनिवर्स में भी पाया जा रहा है, भले उसकी जो प्लेसमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो है ऑक्सीजन। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और हमारा लास्ट पैटर्न या ऑर्डर जो है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, वो भी ऑक्सीजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ये ऑर्डर में भी पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। आइए अब बाकायदा से इन डिटेल देखते हैं कुछ मेटल्स को। तो स्टूडेंट्स, ये बात हम आपसे बार बार कर चुके हैं कि हर वो एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता हो, सलाहियत रखता हो और कैटाइंस बना सके, उसे हम मेटल कहते हैं। और मेजरली हमारे पास वैसे तो पीरियोडिक टेबल में कई फैमिलीज हैं, जैसे फैमिली ए, फैमिली बी, हमने देखा भी था और समझा भी था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। इवन कि हमारी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर था, उसमें हमने पूरे पीरियोडिक टेबल को इन डिटेल समझा था। तो ये बात तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में 2 फैमिलीज हैं, फैमिली ए एंड फैमिली बी। हमारे पास गिनती के नॉन मेटल्स हैं जो कि 18 to 17 नॉन मेटल्स हैं, और उसके अंदर कुछ आप कह सकते हैं 8 के अराउंड या 6 के अराउंड जो है मेटलॉइड्स हैं। अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट को देखें, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को देखें, पीरियड 6 और 7 को काउंट ना करें तो 6 मेटलॉइड्स हैं, और अगर उससे नीचे चले जाएं तो हम कहते हैं हमारे पास 8 मेटलॉइड्स हैं। बाकी जो कुछ बच रहा है पीरियोडिक टेबल में वो सब मेटल्स हैं, सब के सब मेटल्स हैं। तो इसका मतलब मेटल्स तो बहुत ज़्यादा हैं और डेफिनेटली सबकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी अलग अलग होगी और सबका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बहुत कम होगा या कुछ वेरिएट होता होगा। आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम कौन से मेटल्स का तस्करा करने वाले हैं। मेजरली हम ग्रुप 1A और 2A यानी फैमिली ए के अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को पढ़ने वाले हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को देखने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। लिखा हुआ भी है, द एलिमेंट विच रेडली लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो आनन फानन फौरन से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, and easily form cation is termed as metal. A metal structure consists of metallic ions जो कि metallic bonds बनाते हैं। हमें पता है कि metal के अंदर metallic bonding पाई जाती है। All B group elements are metals known as transition metals. Some elements of group A are also metals. जैसे elements of group 1A are called alkali metals and element of group 2A are called alkaline earth metals. एक बात और बताता चलूँ मैं आपको, वो ये कि ग्रुप 1A के मेटल्स को अल्कली मेटल्स यूँ कहते हैं क्योंकि ये एक्वस बेस बना सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा और ये रिकॉल भी करूंगा बार बार बात। अल्कली टर्म का मतलब है एक्वस बेस, यानी वो बेस जो पानी में डिजोल्व होकर मौजूद हो, और एल्कलाइन इनकी प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एन एल्कली, ये एल्कलाइन कहलाता है। तो बात एक ही है कि कोई कितना बेसिक इन नेचर है अपनी एक्वस फॉर्म में, ये बात हमें एल्कली टर्म से पता लगती है या एल्कलाइन टर्म से पता लगती है। प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग a base is alkaline। तो इसका मतलब ग्रुप 1A और 2A के जितने भी मेटल्स हैं ये मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, जैसे NaOH, KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
ग्रुप 2 से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये सब के सब हमारे पास जो है वो बेस हैं और ये एक्वस फॉर्म में अक्सर पाई जाती हैं। कुछ मेटल्स के सिंबल्स भी यहाँ लिखे होने भी देख लेते हैं। ग्रुप 1 से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और रेडियोएक्टिव एलिमेंट फ्रेंशियम भी लिखा हुआ है। ग्रुप 2 से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रेडियम भी लिखा हुआ है। ग्रुप 3 से एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। ग्रुप 4 से टिन, स्टेनम और लेड यानी प्लम्बम मौजूद है और ग्रुप 5 से बिस्मथ मौजूद है। तो ये ग्रुप ए के ही हमारे पास फैमिली ए के ही मेटल्स का नाम लिया गया, लेकिन स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1A और 2A के मेटल से रिलेटेड बहुत सारी केमिस्ट्री। आइए यहाँ पे भी कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं जो कि MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबको लिखा हुआ नजर आ रहा है, बहुत काम की बात। बेरिलियम इज अ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड हाईली टॉक्सिक मेटल। कितना टॉक्सिक? इट स्मॉल ग्रेन ऑफ 0.25 मिलीग्राम कैन किल अ रैट। तो एक टॉक्सिक मेटल है बेरिलियम। मोस्ट अबंडेंट मेटल इज एल्युमिनियम। हमने पीछे पढ़ा भी था एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस पे, नेचुरल अबंडेंस पे। तो सबसे ज्यादा जो मेटल है वो एल्युमिनियम पाया जाता है। मोस्ट यूजेबल मेटल बाय ह्यूमन बीइंग्स इज आयरन। लोहा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल इज सीजियम। लाइटेस्ट मेटल हमारे पास लिथियम है, इसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है। हैवीएस्ट मेटल हमारे पास ऑस्मियम है। और मेलेबल मेटल्स यानी जिनकी शीट्स वगैरह ज्यादा बनाई जाती हैं उनमें गोल्ड शामिल हैं और सिल्वर शामिल है। आइए स्टूडेंट्स मेटल से रिलेटेड थोड़ी और मालूमात हासिल करते हैं। तो हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी मेटल से रिलेटेड मौजूद है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इसे कैटाइन फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये बात हम बार बार पढ़ चुके हैं कि मेटल्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं अपनी टेंडेंसी के एतबार से और ये कैटाइंस बनाते हैं और इस बिहेवियर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इसका मतलब हमारे पास मोनोवेलेंट मेटल्स होते हैं यानी ऐसे मेटल्स जो अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। डाइवेलेंट मेटल्स होते हैं जो अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ट्राइवेलेंट मेटल्स होते हैं जो अपने वैलेंस शेल से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और इसी बिहाफ पिन पे पॉजिटिव चार्जेस भी आते हैं, यानी जो मोनोवेलेंट मेटल्स हैं वो मोनोवेलेंट कैटाइंस बनाते हैं +1 चार्ज के साथ। जो डाइवेलेंट मेटल्स हैं वो डाइवेलेंट कैटाइंस बनाते हैं +2 चार्ज के साथ। और जो ट्राइवेलेंट मेटल्स हैं वो ट्राइवेलेंट कैटाइंस बनाते हैं +3 चार्ज के साथ। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर बेसिकली कुछ और ट्रेंड्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटम का स्ट्रक्चर जितना बड़ा होता जाएगा, खासतौर पे मेटल के एटम का स्ट्रक्चर जितना बड़ा होता जाएगा, उसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल की जानिब, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जानिब कम होता रहेगा, वीक होता रहेगा। तो इस बिहाफ पे इलेक्ट्रॉन आराम से रिलीज हो जाएंगे और हम कहेंगे कि ये मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका मेटेलिक नेचर ज़्यादा है क्योंकि ये आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो आप कह सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली इज नोन एज मेटेलिक नेचर एंड टू फॉर्म कैटाइंस और टू फॉर्म पॉजिटिव आइंस इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो इसका मतलब एटॉमिक साइज अगर ग्रेटर, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी फिजिबल हो जाएगी और मेटेलिक नेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मेटल का साइज बढ़ता है। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जाते वक्त जितने भी मेटल्स हैं वो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर और मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस। आइए जरा टेक्निकली ये सारी बातें देखते हैं। मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये बात हम सुन सुन के थक चुके हैं भाई, लेकिन बार बार रिकॉल कर लेंगे क्योंकि जिस चीज की टकरार बार बार की जाती है वो जहन, दिमाग और दिल में करार पा जाती है भाई, ठीक है। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी they easily lose their valence shell electrons. When an atom or a molecule loses electron, then it changes into positively charged ion known as cation. पता है हम सबको ये बात। जैसे एग्जांपल दी गई है एल्यूमिनियम की, ये ट्राइवेलेंट मेटल है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके मेटल पे +3 चार्ज आ रहा है। फिर जो बात हमने आपसे की वो यहाँ लिखी हुई है तफसीली तौर पे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल विद इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, यानी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ रहा होता है तो आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी इंक्रीज होता है, यानी जो फिजिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की मेटल्स के लिए वो आसान हो जाती है क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक हो चुका होता है इलेक्ट्रॉन्स की जानिब, फासला बढ़ जाता है, न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतने आराम से अट्रैक्ट नहीं करता। अल्कली मेटल्स हैव लार्ज एटॉमिक साइज एंड लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज। डेफिनेटली कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी क्योंकि न्यूक्लियस से फासला बहुत ज़्यादा होता है इन मेटल्स का, अल्कली मेटल्स का, ग्रुप 1A के मेटल्स का। द न्यूक्लियस फोर्स ऑन वैलेंस शेल इज़ वेरी वीक, ये बात हम कर चुके हैं।
so they can lose their valence electrons easily, hence they are highly reactive. इस बिहाफ पे हम कहते हैं कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो बाकी तमाम मेटल्स के मुकाबले में हाईली रिएक्टिव हैं. हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. और ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो जितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, उतना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मटेरियल है और उसका मेटेलिक नेचर उतना ही ज़्यादा है. एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, और अकेले पाए नहीं जा सकते, बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं. द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स, ये हमने चैप्टर हमारे जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड था उसमें पढ़ा था कि अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है. तो यहाँ पे भी ये बात रिकॉल हो गई. N से मुराद शेल है, S से मुराद ऑर्बिटल है और 1 से मुराद इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि मोनोवेलेंट नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अल्कली मेटल्स लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म मोनोवेलेंट कैटाइंस, ये बात हम कर चुके हैं. एग्जाम्पल्स आर लिथियम आयन, सोडियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन. और हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2. इनके चार्जेस यहाँ लिखे हुए नहीं हैं, मैं लिख देता हूँ. जैसे Mg+2 डाइवेलेंट कैटाइंस बनाते हैं, Ca+2. अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का एक फ्लेम टेस्ट भी होता है, यानी अगर इन्हें आप कह सकते हैं फ्लेम के अंदर बर्न आउट किया जाए तो इनके कलर्स शो होते हैं. जैसे लिथियम हमारे पास जो मेटल है ये ब्राइट रेड कलर, जिसे ब्राइट क्रिम्सन कलर भी कहते हैं, इस फ्लेम से बर्न आउट होता है. सोडियम का कलर हमारे पास गोल्डन येलो होता है. पोटेशियम का कलर हमारे पास वायलेट होता है फ्लेम टेस्ट में. रुबिडियम का कलर हमारे पास डार्क रेड होता है, लिलिक कहते हैं इसे. सीजियम का हमारे पास ब्राइट ब्लू कलर होता है. बेरिलियम का कलर हमारे पास वाइट होता है. मैग्नीशियम का हमारे पास ब्राइट वाइट होता है. अक्सर जो फुलझड़ी जिसे हम कहते हैं फायरवर्क्स, वो मैग्नीशियम क्या आप कह सकते हैं पाउडर्ड फॉर्म की बनी होती हैं. कैल्शियम का कलर हमारे पास ब्रिक रेड होता है. स्ट्रोंचियम हमारे पास क्रिम्सन रेड है और बेरियम हमारे पास ग्रीन कलर से फ्लेम टेस्ट में बर्न आउट होता है. आइए अब जरा आयोनाइजेशन एनर्जी की बात भी कर लेते हैं. ऑल्दो हम ये बात कर चुके हैं लेकिन इसे रिकॉल कर रहे हैं सिस्टमेटिकली, जैसे कि हमारे कोर्स कंटेंट में मौजूद है. आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. आप सबको नजर आ रहा है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो टॉप टू बॉटम हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल डिक्रीजेस, पर लेफ्ट टू राइट ये वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं. आप देख सकते हैं लिथियम के बराबर में जो बेरिलियम मौजूद है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है लिथियम से. यहाँ लिखा है 520 फॉर लिथियम पर 899 फॉर बेरिलियम. तो इसका मतलब अगर ग्रुप 1A और 2A के मेटल्स का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों ही अपने ग्रुप में अपनी आयोनाइजेशन एनर्जीज को डिक्रीज करेंगे, पर लेफ्ट टू राइट लिथियम से बेरिलियम जाते वक्त हमारे पास ये सारी एनर्जीज, या सोडियम से मैग्नीशियम, पोटेशियम से कैल्शियम, ये तमाम एनर्जीज इंक्रीज होंगी. आप कंपैरिजन कर सकते हैं. तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और लेफ्ट टू राइट लिटिल बिट डिक्रीज हो रही है. इसका मतलब अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A के मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप 2A के मेटल्स, क्योंकि ये मोनोवेलेंट हैं ग्रुप 1A के मेटल्स और ग्रुप 2A के मेटल्स डायवेलेंट हैं. आइए इस बात को देख भी लेते हैं. द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट रिक्वायर्स एन एनर्जी विच इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. हमने पढ़ा था एटम को एनर्जी देंगे वो कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयोनाइजेशन एनर्जी है. अब देख लेते हैं. आयोनाइजेशन एनर्जीज वैल्यूज डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज एंड वाइस वर्सा. तो टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज जो हैं वो डिक्रीज हो रही हैं. द अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स शो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप. अपने ही ग्रुप में दोनों रिस्पेक्टिवली पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ट्रेंड बताते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. हम ये कह सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल सीजियम है और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल लिथियम है. और इसी तरह बेरिलियम से लेकर बेरियम तक हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल बेरियम है, क्योंकि टॉप टू बॉटम एटम का साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी फिजिबल हो जाएगी, आसान हो जाएगी मजीद, और कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा. तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा है, रिएक्टिव नेचर ज़्यादा है, बिकॉज देयर एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. इनके एटम के साइज इंक्रीज हो रहे हैं, ये बात यहाँ लिखी है. सिंस अल्कली मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, यानी ग्रुप 1A के जो मेटल्स हैं इनकी लो आयोनाइजेशन वैल्यूज हैं, किसके मुकाबले में? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मुकाबले में. आप कंपैरिजन दोबारा कर सकते हैं, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ. लिथियम 520 तो बेरिलियम 899 सेम पीरियड में मौजूद है. सोडियम 495 जो कि कम वैल्यू है, 738 मैग्नीशियम की वैल्यू है जो कि ज़्यादा वैल्यू है आयोनाइजेशन एनर्जीज की. पोटेशियम 419, कैल्शियम 520 बड़ी वैल्यू है ये. रुबिडियम की वैल्यू कम है 403, स्ट्रोंचियम की ज़्यादा है 549.
इसी तरह यहाँ एक एनोमलस बिहेवियर पाया जा रहा है, इसमें डेफिनेटली आपके पास न्यूक्लियर चार्ज और डेंसिटी का बिहेवियर पाया जा रहा है। आइए बात करते हैं अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लो वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन energies due to which they easily lose their valence electrons and form cations, thus they are highly reactive। तो ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में ये मेटल्स बाकी तमाम मेटल से हाईली रिएक्टिव हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है इस चैप्टर के आगाज़ में, जिसमें हमने केमिकल रिएक्टिविटी से रिलेटेड थोड़ी मालूमात हासिल की, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल किया, स्पेसिफिकली ग्रुप फैमिली ए जो हमारे पास है पीरियोडिक टेबल की, इसके मेटल्स से रिलेटेड थोड़ी प्रॉपर्टीज़ को देखा और ग्रुप 1A और 2A की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया। ये तमाम बातें आपको, मुझे उम्मीद है, बड़ी आसानी से समझ आई होंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अपकमिंग वीडियोज़ में। Until then, keep understanding and exploring chemistry.